हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में भोजन का पाचन किस तरह होता है और कैसे होता है। आज की क्लास में यही जानने वाले हैं। जैसे में कई लोग की प्रश्न होता है कि सर बता दीजिए कि जो मनुष्य में भोजन का पाचन किस तरह होता है और सचित्र वर्णन के साथ बताइएगा। सचित्र वर्णन के मतलब यही होता है कि जो स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए हम लोग का हो गया मुख गुहा। मुख गुहा के माध्यम से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन मतलब कि अंत ग्रहण होता है, अंत ग्रहण होता है उससे ग्रास नली के माध्यम से सीधे आमाशय में आता है। आमाशय में आने के बाद एक यकृत होता है और पित्ताशय होता है और अग्नाशय की कई क्रियाएं मौजूद होता है। उसकी माध्यम से आता होने के बाद लगभग 3 से 4 घंटा तक आमाशय में रहता है। उसी के बाद आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कई क्रियाएं होता है और उसके बाद आता है हम लोग के बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत के माध्यम से एक रेक्टम होता है, जो रेक्टम के माध्यम से हम पुनः क्या करते हैं, मल के रूप में उसे बाहर निकालते हैं। जब इस चीज को हम पढ़ कर बता दिए ना, आज अनुभव कर आपको बताएंगे और किस तरह होता है, कैसे क्रियाएं होता है। अभी तो हमने पढ़ा है और अभी हम जब समझाना चालू करेंगे। हमारे चैनल के साथ नए बने हैं तो देर कुछ बात की अभी जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। और हमारे साथ अगर बेहतरीन करना चाहते हैं तो हमारे साथ बेहतरीन करना चाहते हैं और अपने एग्जाम में पूरे मार्क्स कंप्लीट लाना चाहते हैं। अगर 5 मार्क्स और 10th मार्क्स की कोई बच्चा है वो 10th क्लास में पढ़ता है या 12th क्लास में पढ़ता है या कोई व्यक्ति और गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आइए और आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि मानव में भोजन का पाचन किस तरह होता है और सचित्र वर्णन के साथ। देखिए, जो मनुष्य में जो भोजन जो ग्रहण करते हैं या कि भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसी कई क्रियाएं होता है। मनुष्य जो भोजन ग्रहण कर लिया, मुंह में ग्रहण कर लिया, तो ऐसे कई क्रियाएं होता है। होने के बाद सीधे आता है आमाशय में, तो पेट में आता है। पेट को बोलते हैं स्टोमिच, मतलब कि आमाशय में आता है। तो कोई व्यक्ति जो होता है कहता है कि ऐसा क्या क्रियाएं होता है जो भोजन का पाचन होता है, तो वो उस व्यक्ति का आज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और हमारे साथ बने रहिएगा तब। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के भोजन का पाचन कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग का होता है मुख गुहा। मुख गुहा और मुख गुहा क्या कहलाता है, देखिए हम बताते हैं आप लोग कि जो मुख गुहा और मुख गुहा का क्या कहलाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कोई मनुष्य भोजन को मुंह में, मतलब कि मुंह को मुंह में डालता है और दांत के माध्यम से क्या करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद दांतों के माध्यम से महीन टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है। महीन टुकड़ों में तोड़ने के बाद हमारे मुंह में, मतलब कि जो मुंह होता है, मुख होता है, उसमें तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी इधर लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी इधर लार ग्रंथियां पाई जाती है। इन तीनों लार ग्रंथि के माध्यम से लार का निर्माण होता है। मतलब कि लार का निर्माण होता है जो भोजन को, जो सूक्ष्म जीवों को मारता है। कुछ जीव ऐसे बच जाते हैं जो लार के माध्यम से नहीं मरते हैं, तो वह सीधे हमारे आता है स्टमच, मतलब कि आमाशय में। तो वहां पे बताएंगे किस तरह होता है। अब आते हैं कि जैसे हम लोग का हो गया, मतलब कि मुख गुहा। मुख गुहा से जिसे वहां पे क्या होता है कि लार, जो लार निकलता है, जो टाई नामक एंजाइम होता है, एक लाइपेज भी निकलता है वहीं से, उसी में लाइपेज भी होता है। अब वो क्या करता है कि जो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। आप बताते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट भोजन ग्रहण करने के पश्चात, देखिए तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात तो हमको मिलता है, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट। फिर होता है प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, और हो गया हम लोग का जल। मतलब कि हम लोग को भोजन ग्रहण करने से इतना क्रिया हम लोग का होता है। मतलब कि भोजन ग्रहण करने के बाद ऐसी क्रियाओं में क्या होता है, टूटता है भोजन जब ग्रहण करते हैं। आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। मतलब कि इतना क्रियाओं में क्या करता है, भोजन हमारे टूटना चालू हो जाता है। मुख गुहा में सबसे पहले जो पाचन शुरू होता है तब कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा के माध्यम से ही, यहीं से क्या होता है, चालू हो जाता है ना। कभी कभी लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है, तो वहाँ पे यकृत के रूप में बताएंगे। आप देखिए, जब लाइपेज नामक एंजाइम जो निकलता है, सीधे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू करता है। जो मुख गुहा से शुरू कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब यहाँ से सवाल पूछेगा आप लोग से कि मुख गुहा में क्या चीज का पाचन शुरू हो जाता है, देगा ऑप्शन में प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। अब क्या मार सकते हैं, तो यहाँ पे मारेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुंह गुहा से क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है।
आइए जानते हैं कि मुख गुहा को हम अच्छी तरह से जान लिए ना। अभी तक मुख गुहा मतलब कि लार ग्रंथि के बारे में नहीं जानते हैं, और जिससे में दांत दांत कई प्रकार के होता है। जैसे हम लोग के जो वयस्क व्यक्तियों में 32 होता है ना, शिशुओं में क्या होता है कि जब 8 साल का होता है तो उसमें 20 ही होता है ना, 24 होता है कई बच्चों का। तो अभी तक उसके बारे में नहीं जानते हैं कि दांत किस प्रकार, आगे को क्या बोलते हैं, पीछे वाले क्या बोलते हैं, बीच वाले को क्या बोलते हैं, उसके नाम के बारे में जानते हैं तो चाहिए ग्लोबल साइंस स्टडी पे, वहाँ पे डाला हुआ है वीडियो, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं ना। लार ग्रंथि के बारे में, जैसे हम लोग को जो लार ग्रंथि 3 लार ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है और 3 लार ग्रंथि यहाँ पे, मतलब कि 3 जो लार ग्रंथि पाई जाती है। तीनों लार ग्रंथि के माध्यम से हमारा भोजन क्या होता है, चिपचिपा बनता है, उसमें जो सूक्ष्म कण निकल चल जाते हैं, उस सूक्ष्म कण को क्या करता है, मारने का काम करता है। कई बार आप देखे हो कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे में लार की मात्रा ज्यादा होता है। आप लोग ध्यान दिए होगा कि लार की मात्रा उसमें क्यों ज्यादा होता है। क्वेश्चन तब उठता ही होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें लार की मात्रा क्यों ज्यादा हो जाता है और हम लोगों में लार में उतना निकलता है। आइए हम बताते हैं कि ऐसे इस कि छोटा जो बच्चा होता है उसमें लार की मात्रा क्यों ज्यादा हो जाता है। आइए, अब जो छोटा बच्चा होता है क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ को खाता है ना, मान लीजिए बिस्कुट खा रहा है, तो जब बिस्कुट खाता है तो कभी क्या करता है, धुआं गिराता है, तो कुछ बैक्टीरिया उसमें क्या होती है, समाहित हो जाती है। बिस्कुट में क्या होता है, समाहित हो जाता है। तो वह जो बिस्कुट होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया भी चल गया। अब उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे लार आता है कि नहीं। अभी बताएं कि जो लार होता है उस सूक्ष्म जीवों को मारता है, तो बैक्टीरिया जो समा गया जो बिस्कुट में, अब वो बच्चा क्या कर दिया, खा गया। अब वो खा गया तो उसको क्या करेगा, अब लार जितना ही लार ज्यादा निकलेगा उतना ही बैक्टीरिया को ज्यादा मारेगा, मरबे करेगा। इसलिए भोजन को कहा जाता है कि जितना ही चबा कर खाइएगा उतना ही स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, और आमाशय में जल्दी पचने का भी कारण बन जाता है। आप देखिए जो अब छोटे बच्चे खा लिया, अब वो खा लिया, थोड़ा मोड़ा बच जाता है तो नीचे से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखते रहता है, कहाँ से, अमाशय से। आओ बाबू तुमको क्या करते हैं, समाप्त कर देंगे। अब उसी के मुख गुहा के माध्यम से सीधे हमारा भोजन क्या आता है, ग्रास नली की सहायता से सीधे क्या आता है, अमाशय में। आप देखिए जो ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली ये जो होता है जो भोजन को अमाशय तक लाने की एक साधन है, मतलब कि परिवहन। ना मान लीजिए पाइप है, ये पाइप में हम डाल देंगे, यहाँ से अगर मार्कर डालेंगे तो इंक धीरे धीरे क्या आता है, यहाँ तक आ जाता है, और फिर हम इसे क्या करते हैं, चलाने लगते हैं। ऐसा किराए होता है ना। तो आप देखिए ऐसा ही किराए हमारे जो ग्रास नली भी करता है। जब यहाँ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह धीरे धीरे क्या आता है, अमाशय तक आ जाता है। वही किराए ग्रास नली में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। आप इस यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, तो बोलना है ना, नहीं होता है। क्या बोलिएगा, नहीं। अगर यह भी दे सकता है कि ग्रास नली में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का पाचन होता है, क्या चीज का, देगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानना है, इनमें से कोई, मतलब इसमें कोई चीज का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप ग्रास नली, आप देखिए जो ग्रास नली होता है, और जब हम श्वसन आपको पढ़ाए थे तो श्वसन में बताए थे कि हम लोग का एक ट्रेकिया होता है और ग्रास नली। जो ट्रेकिया और ग्रास नली के बीच क्या होता है कि दो संबंध जुड़ता है, उस संबंध के बारे में जान लेते हैं ना। आइए ध्यान दें, देखते हैं कि हम लोग आप लोग को बताए थे कि जब श्वसन आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताए थे कि देखिए कि जो हमारे जो भोजन ग्रहण करते हैं और ना भोजन ग्रहण करना, मतलब कि एक ही नली है, वह है ग्रास नली, और श्वसन का भी क्या ही एक ही है, जो ग्रास नली। अब हमारा जो ट्रेकिया और ग्रास नली के बीच में दो संबंध जुड़ता है, उस संबंध के बारे में जानते हैं। देख लीजिए, अब हमारा यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक श्वसन का पाइप हो गया, ई जो हो गया क्या हो गया, भोजन का पाइप हो गया। यहाँ पे हम लोग का पाया जाता है एपिग्लोस्टी। क्या होता है, मान लीजिए क्या हो गया, एपिग्लोस्टी ना। एपिग्लोस्टी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, जुड़ा होता है ना, सीधे जुड़ जाता है, इससे जुड़ा रहता है। कभी इधर के बंद करता है तो कभी इधर के बंद करता है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे जुड़ता है। अब इसका नाम क्या है, एपिग्लोस्टी। क्या बोलते हैं, एपी, इसका नाम क्या है, एपिग्लोस्टिक ना, ये सब है। अब ध्यान दीजिए एपिग्लोस्टिक कैसे क्या क्रिया होता है। देखिए जब कोई व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है तो क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करते करते, भोजन को करते करते क्या होता है, किसी की याद में भूल जाता है। देखे कि नहीं कि एक व्यक्ति था, रमेश था, भोजन कर रहा था, वो क्या कर रहा था कि क्लास में पढ़ रहा था, किसी लड़का या लड़की के बारे में सोचने लगा कि वो आज ऐसा कपड़ा पहन कर था आया था, आज हम भी क्या करेंगे, वैसा कपड़ा पहन के जाएंगे, तो बड़ा स्मार्ट लग रहा था, आज हम भी काल एकदम टाई बेल्ट लगा के एकदम बबरी झाड़ के जाना है। अब उसी की याद में पढ़ रहा है, इधर भोजन भी कर रहा है। अब एपिग्लोस्टिक बोलता है ब्रेन से
ब्रेन भैया क्या करें, हम इधर मुड़े या इधर मुड़े, एक है श्वसन की पाइप, एक है भोजन का पाइप, मतलब कि भोजन वाला एक है श्वसन वाला। अब वो कहता है कि क्या करेगा, ये तो दूसरे की याद में पड़ चुका है, एक लड़का या लड़की के देख लिया है और उसी की कपड़े पे चल गया है कि आज वैसा कपड़ा पहन कर आई थी, हम भी कल झाड़ कर जाएंगे एकदम स्मार्ट लगेंगे देखने में। अब ऐसा चक्कर में पड़ जाता है। अब वो कहता है एपिग्लोस्टिक, अब क्या करें। अब सीधे क्या करता है कि जो भोजन कर रहा है सीधे भोजन करने वाला नली को बंद करता है, क्या करता है, बंद करता है। जब भी भोजन करने वाले नली को जब इसे बंद कर देगा तो जो जितना भोजन होगा वो क्या आएगा, श्वसन वाला में आएगा, आएगा कि नहीं, ये क्या है, श्वसन की नली। अभी जो श्वसन वाला नली में आएगा तो नीचे से डायफ्राम क्या करता है, ताकते रहता है, ये फेफड़ा ताकते रहता है। अब फेफड़ा नीचे से जैसे हम आपको बताए थे, समझाए थे पूरी तरह से, तो हम लोग कहीं क्या हो गया, ट्रेकिया होता है, दो फर में बटा होता है ना, दो फर्मा, यही हम लोग का क्या होता है, फेफड़ा होता है। अब नीचे से ही फेफड़ा ताकते रहता है, डायफ्राम को कहता है फेफड़ा, सीधे कहता है। अब इधर से भोजन आने लगता है, अभी कहता है फेफड़ा। ये चचा देखिए ना, कौन बोलता है, डायफ्राम से बोलता है, फेफड़ा बोलता है डायफ्राम से। ये चाचा देखिए ना हमारे, हाँ हाँ हमको ऑक्सीजन के छोड़ के यहाँ पे भोजन क्या करा रहा है, कौन बोलता है, डायफ्राम बोलता है, फेफड़ा, फेफड़ा बोलता है डायफ्राम से ना। अभी कहता है कि देखते रहो, आएगा और अधिक आएगा ना तो हमसे फिर बोलना। आइए अपना क्या करता है कि सांस बटोर के रख रहता है, कौन, डायफ्राम। आप कहता है कि आवे तो, ये बोलता है डायफ्राम बोलता है, आने दो, किसे बोलता है, फेफड़ा से। बोलता है कि आज तो आ रहा है, तो अब क्या किया जाए। अभी पूरा सांस ले लेता है, कौन, डायफ्राम, एकदम चढ़ा के सांस भर लेता है एकदम। अभी क्या करता है कि एक बाइक ढकाक से मारता है। जब ढकाक से मारता है तो हम लोग का हुटकी आता है, ऐसे आता है हुटकी, हुटकी आता है। कभी कल क्या होता है कि नाक बगल मुंह बगल का आता है, चावल दाल एकदम बहरी आ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये जो रमेश था, ये जो हम लोग का रमेश था, अभी क्या कर रहा था कि दूसरे की याद में पड़ गया था, इधर लेके भोजन कर गपा गप मार रहा था। अभी यहाँ पे एपिग्लोस्टिका कर रही थी, बोली कि हमारा काय करे में गलती है, कि दूसरे के याद में पड़ा हुआ है। हमको ये बोलना अगर ना सोचता तो हम क्या करते, शोषण की नली को बंद कर देते, सीधे चल जाता पाचन शक्ति में। अब ये क्या करे कि दूसरे के याद में कर रहे हैं, पाचन बंद कर दिए, शोषण खोल दिए, तो शोषण आ गया इधर। इसलिए क्या होता है, हुटकी आता है। समझे कि कब भोजन करते वक्त की हुटकी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि भोजन करते वक्त इसी के कारण कि किसी की याद में नहीं पड़ना चाहिए ना, इसलिए भोजन करते समय हुटकी आता है समझ में। आइए चलिए, यहाँ पे हम लोग का बात को जानना जरूरी होता है कि जो भोजन करते समय हुटकी क्यों आता है, इस चीज को जान लिए। आइए चलते हैं हम लोग श्वसन मतलब कि पाचन शक्ति में, इस चीज को हम मिटा देते हैं ना। ध्यान रखिए कि इसका जो नाम होता है एपिग्लोस्टिक होता है ना। अभी आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्वसन नली और पाचन शक्ति के नली को रोकने का जो कार्य करता है, क्या नाम है उसका, एपिग्लोस्टिक ना। ध्यान रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, एपिग्लोस्टिक नाम है उसका ना। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग, अब ग्रास नली में पूछेगा क्वेश्चन कि कोई पाचन होता है, तो नहीं बोलेंगे कि ग्रास नली में कोई चीज का पाचन नहीं होता है, वह सीधे एक माध्यम होता है जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक ले आने का है। समझ में, आप देखिएगा, आप जैसे हम लोग आमाशय में आता है, मतलब कि आमाशय में जिस तरह हमारे भोजन जो आता है, आप सीधे क्या करता है, यहाँ से भोजन आ रहा है, आने के पश्चात क्या हो गया, आमाशय में आया न, ये हम लोग का हो गया आमाशय। इसी में पाया जाता है, आमाशय के अंदर ही क्या पाया जाता है, जठर रस, जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब जठर ग्रंथि क्या करती है, आमाशय छोड़ के ये जो निकाला होता है, नुकीला नुकला जो निकाला होता है, क्या होती है, जठर ग्रंथि, क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है ना, जठर ग्रंथि होती है। अभी जठर ग्रंथि क्या करती है, जठर रस निकलती है, क्या करती है, जठर रस। अभी ये जठर रस निकालती है कौन, आमाशय में ना। अभी सीधे क्या निकलता है कि जठर रस निकालती है। अब ये सही जो आमाशय में भोजन आता है तो सीधे क्या करता है, जठर ग्रंथि जठर रस निकालती है। अब जो जठर रस जो होता है, इसी के माध्यम से एससीएल का स्राव होता है। आप जो एससीएल होता है, अब सीधे वहां से हम बोले हैं कि एचसीएल का स्राव होता है। एचसीएल के मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, HCl का मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
इस चीज को याद रखिएगा। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी देता है ना। हम लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब ये जो जठर ग्रंथि होती है, जठर सुरती है, इसी के माध्यम से क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अब ऊपर से जिस तरह भोजन आ रहा था तो उसमें क्या होता है कि सूक्ष्म कण भी कुछ कुछ आते हैं। अब नीचे से क्या करता है कि HCl देखते रहता है, आओ बाबू फरियाद देंगे, नीचे एकदम लेके एकदम लाठी उठी बैठा है कौन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पावरफुल होता है, प्रबल होता है, अगर एक ठोप अगर त्वचा पे हमारे गिर जाए, त्वचा को क्या देगा, जला देगा, इतना पावरफुल होता है। लेकिन हमारे अमाशय में पाया जा रहा है, आखिर अमाशय को क्यों नहीं जला रहा है, ये तो क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। बात सही है कि अगर हमारे त्वचा पे अगर पड़ जाए तो त्वचा को क्या कर सकता है, जला सकता है, तो आखिर क्यों नहीं अमाशय को जला रहा है। आइए हम आपको समझा देते हैं। ये जो हम लोग का जो अमाशय होता है, देख लीजिए हम लोग का क्या है, अमाशय है, यही ना है अमाशय। ये जो हम लोग का अमाशय है ना, ये जो अमाशय होता है, यहाँ पे वासा की एक परत बना होता है। क्या होता है, वासा की परत बना होता है ना। ये जो वासा की जो परत होता है, HCl को अमाशय से जलाने का क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, वासा की परत क्या होती है, वासा फैट की क्या होता है, परत होता है। यही क्या करता है कि HCl जो रस निकलता है, HCl जो अम्ल निकलता है, इसे बचाने का कार्य कौन करता है, वासा। इसीलिए कि कभी कभी व्यक्ति को वासा भी जरूरी होता है। इससे में वासा प्राप्त कहाँ से होगा, मांस से होगा, मछली को होगा, मुर्गा से होगा, घी से होगा, दूध से होगा। यहीं से क्या होता है, हम लोग को वासा भी मिलता है। दूध जैसे घी होता है, घी के जो ऊपर ऊपर निकल रहा है, दूध के ऊपर ऊपर, उसी का बोलते हैं घी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वासा होता है। वासा इतना पावरफुल होता है कि ब्रेन के अनेक भागों तक चौंक सकता है। एकमात्र एक ऐसा चीज है जो वासा है, जो ब्रेन के हर भागों तक चौंकने वाला एकमात्र क्या है, वासा है। जो वासा ही क्या करता है, ब्रेन के अनेक भागों तक चौंकता है, अन्यथा कुछ भी जल्दी ना चौंकता है। क्या है, एक वासा है। इसलिए कि व्यक्ति को घी का खाना जरूरी होता है, जो मक्खन होता है उसको खाना जरूरी होता है ना। आगे समझ में कि HCl जो होता है अमाशय में, अमाशय क्यों नहीं जलता है, अगर त्वचा पे पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, जला के बील कर देगा। लेकिन अमाशय को नहीं कर रहा है, क्या है, यहाँ पे जठर ग्रस ग्रंथि होती है, यही की जो ऊपरी परत जो गुरु होता है, वो अमाशय जो वासा का परत होता है, जो HCl जो स्राव होता है, वो जलाने से क्या हो जाता है, बच जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप देखिए हमारा जो भोजन होता है 3 से 4 घंटा अमाशय में रहता है। हमारा जो भोजन होता है, आप क्वेश्चन अभी पूछ सकता है कि अमाशय में भोजन कितने देरी तक रहता है, तो 3 से 4 घंटा। कितना देरी से, 3 से 4 घंटा तक रहता है हमारे अमाशय में, 4 आवर तक यहाँ भोजन रहता है। आप देखिए जो भोजन यहाँ से क्यों नहीं जाता है 3 से 4 घंटा। अब यहाँ पे ऐसी कई कौन सी क्रिया होती है, उस क्रियाओं के बारे में जानते हैं। आप देखिए जो हमारा अमाशय है, अमाशय क्या करता है कि 2 प्रकार की एंजाइम निकालता है। एक होता है रेनिन, क्या होता है, रेनिन। एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन ना। आप देखिए ये 2 प्रकार की एंजाइम निकालता है, रेनिन और पेप्सिन। अभी जो रेनिन जो होता है बच्चों में अधिक मात्रा में होता है, किसमें, बच्चों में अधिक मात्रा में होता है। आई जो पेप्सिन जो होता है, जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन की क्या होता है, वयस्क व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में होता है। जैसे में वयस्क व्यक्ति हो गए हम लोग, बूढ़े लोग, पापा जी हो गए, ये लोग कौन हो गए, वयस्क व्यक्ति हो गए। अब बच्चा में जैसे छोटा बच्चा हो गया, जैसे देखते हैं कि तुरंत आधा घंटा हुआ दूध पिए हुए 20 मिनट तुरंत और उल्टी करता है, क्या होता है, दही निकलता है। तो रेनिन के मदद के कारण ही क्या होता है, बच्चा दूध खोलता तुरंत दही बदलता है। कौन, रेनिन। मतलब कि बच्चों में रेनिन की मात्रा अधिक होता है, वह दूध से दही में बदलने का कार्य होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और जो पेप्सिन होता है, पेप्टोन में, मतलब कि जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, सीधे दूध को पेप्टोन को, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आइए आगे हम इसमें जब यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें भी समझेंगे ना। आप देखिए यहाँ पे एक क्रिया हो गया। अब यहाँ से सीधे इसमें 3 से 4 घंटा होता है। एक इसमें जो भोजन होता है, जैसे आप लोग मिक्सचर मशीन चलता हुआ देखे होंगे,
जब मिक्सचर मशीन में जब कोई पदार्थ को डालकर जब उसे चालू करते हैं तो गोल गोले में क्या करता है, घूमते रहता है। उसी प्रकार जो हमारा भोजन होता है अमाशय में, उसी प्रकार चक्र क्या करता है, लगाते रहता है। चक्र क्या होता है, लगाते रहता है। 3 से 4 घंटा सीधे चक्र चलता रहता है। आप कहिएगा कि सर काहे ला 3 से 4 घंटा चलता है। अब यहाँ पे प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से ना होता है, लेकिन यहाँ पे अधिक मात्रा में प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ में, अमाशय में। हम यहाँ पे आप लोग को लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा ना। एक बार लिखा हुआ चीज को आपको पढ़ा के दिखा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हैं कि मुख गुहा। सबसे पहले हम लोग का होता है मुख गुहा, उसके बाद आता है ग्रासनली, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ऐसी हमारे 7 क्रियाएं होता है हम लोग को भोजन को पाचन करने में। 7 क्रियाओं के बारे में जानेंगे ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हमारे आता है मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में जानते हैं। हम तो ऐसे तो बता चुके हैं और एक बार लिखा हुआ चीज के बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ना, वही चीज जो हम आपको बताए हुए वही चीज में भी लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आप बोल रहे हैं कि मुख गुहा के माध्यम से ही भोजन का अंत ग्रहण होता है। अभी बताएं, मुख गुहा के माध्यम से भोजन का करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, ऐसा में ग्रहण करते हैं। और भोजन को, अब बोल रहा है कि भोजन को दांतों से चबाकर महीन टुकड़ों में खंडित किया जाता है। आप जो भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो महीन टुकड़ों में क्या करते हैं, उसे खंडित कर देते हैं। वही लिखा है कि महीन टुकड़ों में क्या करते हैं, खंडित कर दिया जाता है। और मुंह में, बोल रहा है कि मुंह में लार ग्रंथि, क्या है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के माध्यम से लार का स्राव होता है। लार का क्या होता है, स्राव होता है। जो लार ग्रंथि पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम, अभी बताएं हम लोग को कि टाइलिन एंजाइम क्या होता है। टाइलिन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च को क्या करता है, पाचन करता है ना। हम बताएं कि जो टाइलिन नामक एंजाइम है कुछ बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव को भी मार देता है। और जो कार्बोहाइड्रेट और जो स्टार्च होता है, स्टार्च के रूप में जैसे हम लोग चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, गेहूं खाते हैं, ये सब क्या है, स्टार्च ही है। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से, लार से, टाली नामक एंजाइम से। ऐसा समझ में ना। आप देखिए जो स्टार्च, हम अभी बताएं कि जो स्टार्च जब टाली नामक एंजाइम जो मिलता है सीधे सिंपल शुगर में बदल देता है। क्या चीज में, सिंपल शुगर में बदल देता है। सीधे स्टार्च को क्या चीज बदलता है, तो सिंपल शुगर में बदल देता है। क्या चीज में, सिंपल शुगर में। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक होता है लाइसोजाइन, एक होता है बाइकोजाइन, बाइक्रोबोनेट होता है, सॉरी बाइक्रोबोनेट होता है। यही जो लार में होता है, क्या चीज में, लार ही में होता है। एक होता है लाइसोजाइन, एक होता है बाइक्रोवेंट ना। अभी जो बताएं जो लाइसोजाइन के माध्यम से क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को, टायरी नामक एंजाइम बताएं, जो लाइसोजाइन और बाइक्रोबोनेट ये जो भूमिका निभाता है, जो लाइसोजाइन होता है सूक्ष्म जीवों को मार देता है, और टायरी नामक एंजाइम क्या करता है, सिंपल शुगर स्टार्च को शुगर में और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और टाइल नामक एंजाइम का भी कुछ मत होता है जो सूक्ष्म जीवों को मारता है। यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव को मारने के लिए अधिक मात्रा में क्या होता है, लाइसोजाइन होता है ना। अब लाइसोजाइन क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, समाप्त कर देता है। भोजन को ग्रहण करता है, उसमें कई सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीवों क्या करता है, समाप्त करता है। आई जो हम लोग का जो बचवा होता है छोटा छोटा, कहीं पे बिस्कुट गिराएगा, चॉकलेट गिरा रहेगा, तुरंत उठाएगा, गुप्त डलता है ना मुंह में। आखिर क्यों, वहाँ पे कई बैक्टीरिया, कई सूक्ष्म जीव, कई जीवाणु उसमें क्या प्रवेश किए, तब बच्चा खाया, खूब लार बन रहा है, लाइसोजाइन बन रहा है। आओ बाबू मार के खत्म कर देंगे तुमको, लाइसोजाइन बोलते हैं। बच्चों में ज्यादा होता है सब ना। अभी समाप्त कहता है, थोड़ा मोड़ा बचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, समाप्त करता है। अब लाइसोजाइन समाप्त करता है। अब होता है बाइक्रोबोनेट। आज जो बाइक्रोबोनेट जो होता है लार के पीएच मान को बताता है। लार के पीएच मान, बोल रहा है कि लार के जो पीएच मान होता है बाइक्रोबोनेट, लार के पीएच मान को बताता है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.8 से 7.2 होता है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि जो लार होता है, मानव के लार में का पीएच मान क्या होता है, तो 6.8 से 7.2 होता है। इस चीज को याद रखिएगा ना। कोई भी व्यक्ति अगर क्लास 12th में या 10th क्लास में, या कोई व्यक्ति अगर जनरल की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ऐसे जो सवाल जो बता रहे हैं यह कई बार एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं, खासकर 10th वाले, 12th क्लास वाले और जनरल वाले। इस बात को याद रखिए, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछे हुए के बारे में हम तैयार कर रहे हैं। आइए इस चीज को जान लिए, आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद आता है ग्रास नली।
2 नंबर पे हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, ग्रास नली के बारे में जानते हैं। ग्रास नली क्या कहलाता है, हम अभी बताएं जो ग्रास नली में भोजन का पाचन कुछ नहीं होता है, वही लिखा हुआ है कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में कोई भूमिका नहीं होता है भोजन का पाचन करना। इस एक माध्यम होता है, ये जो माध्यम होता है ग्रास नली, जो मुख गुहा से सीधे आमाशय तक भोजन को ले आने का एक कार्य निभाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो सर कहिएगा कि सर लीवर लिखे हैं, इधर आमाशय लिखे हैं, अग्नाशय लिखे हैं, ये छोटी आंत है। देखिए यहाँ पे छोटी आंत है, छोटी आंत है ना, जो तीसरा आया है ना, इसी का नाम है छोटी आंत। इधर बड़ी आंत है। सर इसके बारे में बतेबे ना करें आगे इधर। आई होप आप लोग समझते रहिएगा, हम सबके बारे में बताएंगे। अभी हम बताए हैं मुख गुहा के बारे में, ग्रास नली के बाद आते हैं हम लोग आमाशय पे। आमाशय के बाद सीधे जानेंगे यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में जानेंगे। अब फिर हम क्या करते हैं, गुदा के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो देर मत करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देर मत करिए सब्सक्राइब करने में। अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ग्लोबल साइंस स्टडी को। और जाइए ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर कई वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं ना। अब आते हैं हम लोग आमाशय पे। आता है हम लोग का स्टोमिच, सॉरी आमाशय आता है। आमाशय को सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे गलती हो गई तो मेलिंग ना। आमाशय को स्टोमिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमाशय को क्या बोलते हैं हम लोग, आमाशय को स्टोमिच, STOMACH, गलती लिखा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लिखा गया, छोटी आंत लिखा गया है ना, उसके लिए माफी मांगते हैं। आप देखिए ध्यान दीजिए ना, एक बार आप लोग एक काम कर दीजिए, हम जितना लिखे हुए हैं उतना चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस पर थोड़ा मोड़ा अगर मार्कर भी उगाएं तो आपको दिक्कत ना होगी। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसको। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं हम लोग आमाशय के बारे में जानते हैं। स्टोमिच, स्टोमिच की ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती है हमारे भोजन को पाचन करने में, हम तो समझा दिया है। फिर ने वही चीज को क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि पाचन तंत्र का चौड़ा भाग है। ये जो आमाशय है पूरे पाचन तंत्र का चौड़ा भाग है। कौन, आमाशय पूरे पाचन तंत्र का चौड़ा भाग है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भोजन को पाचन करने में वह कौन सी भूमिका निभाता है जिसकी चौड़ाई अधिक होता है, तो किसका, आमाशय का। है समझ में ना, चौड़ा भाग है। आप पूछेगा कि यह जे और यू आकार का होता है, कौन, जो हमारा आमाशय होता है जे और यू आकार का होता है, जे और यू आकार का होता है, जे और यू आकार का। अब यहाँ से पूछिएगा क्वेश्चन कि जे आकार के क्यों होता है। देखिए हम यहाँ से सीधे ले आए हैं, इस सीधे थोड़ा सा क्या हुआ है, टेढ़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जे आकार के। कई बार इंसाइटी जब बुक पढ़ेगा तो वहां पे क्या देता है, यू आकार, इसलिए इसे जे और यू आकार का बोला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जब इंसाइटी बुक में क्या दिया हो, जे यू दिया है ना, कई बार जे भी दे देता है कई बुकों में, इसलिए बोला जाता है इसे जे और यू द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब यू आकार का होता है कौन, हमारा आमाशय ना, सूचित नहीं किया, सॉरी है, मतलब कि इसका आकार कैसा होता है, जे और यू के आकार का। आप बोल रहे हैं कि जो भोजन होता है 3 से 4 घंटे तक रुकता है, आंशिक पाचन होता है। आप देखिएगा जो हमारा जो आमाशय में हम अभी बताएं कि 3 से 4 घंटा तक हमारा क्या होता है, भोजन रुकता है। 3 से 4 घंटा तक हमारा भोजन रुकता है। इसमें जो भोजन का जो पाचन होता है आंशिक रूप में होता है। क्या चीज में, आंशिक रूप में होता है ना। अब ध्यान रखिएगा, आप वही बताएं कि हमारा जो भोजन का पाचन होता है क्या चीज में, आंशिक रूप में पाचन होता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि आंतरिक दीवार जठर ग्रंथि से जठर रस निकालती है। जो आंतरिक जो दीवार है जठर ग्रंथि से जठर रस निकालती है। ये जो हमारा आंतरिक जो दीवार है ये क्या है, जठर ग्रंथि। अभी बताएं कि जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। जठर रस में क्या होता है हम लोग का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जितना इसमें जो प्रोटीन का पाचन करने में सहायता निभाता है, और उसमें जो सूक्ष्म कण एका दो आ जाता है, बच जाता है, उसको भी क्या करता है, मार देता है। लेकिन इस प्रोटीन को पाचन करने में क्या करता है, मदद निभाता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ध्यान रखिएगा ना, आप बोल रहे हैं कि प्रोटीन का पाचन
सर्वाधिक अधिक कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है इसमें जो प्रोटीन का जो पाचन होता है, देखिए हम यहाँ पे लिखे आमाशय, आमाशय में पोषक तत्व का पाचन लिखे हुए हैं यहाँ पे कि आमाशय में पोषक तत्व का क्या हुआ है, पाचन हुआ है। तो यही बताएं कि यहाँ पे जो हम लोग का प्रोटीन है, ये जो हम लोग का क्या है, प्रोटीन, ये क्या है, PROTIN ना, ये हम लोग का क्या है, प्रोटीन। अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यही बोले हैं कि प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में प्रोटीन का पाचन होता है। अधिक मात्रा में यहाँ पे बड़ा बना हुआ है, ये अधिक मात्रा में प्रोटीन का पाचन होता है। अब यहाँ पे जो फैट का पाचन होता है, प्रोटीन का आधा, मतलब कि जो फैट मतलब कि वसा का पाचन प्रोटीन का आधा होता है। इसमें प्रोटीन वसा का भी पाचन होता है। लेकिन जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट जो होता है यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, मतलब कि पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा जो मुख्य भूमिका निभाता है जो आमाशय में पाचन नहीं होता है, क्या चीज का, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पाचन होता है। क्या चीज में, तो आमाशय में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आमाशय में क्या चीज का सबसे अधिक मात्रा में पाचन होता है, तो क्या बताइएगा, प्रोटीन का। क्या चीज का, प्रोटीन में। और क्या चीज का पाचन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का। याद रखिएगा ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे शुरू में हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे शुरू में हुआ है, लेकिन सबसे अंत में प्रोटीन का पाचन होता है। शुरू में किसका हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का, और अंत में किसका होता है, प्रोटीन का। अब यहाँ पे हम बताएं कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन का पाचन होता है, ये नहीं बताएं कि पूर्ण रूप से होता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो पचा हुआ है, जो बच जाता है जो प्रोटीन, वह छोटी आंत में पचता है। हम बताएंगे छोटी आंत जब हम पढ़ाएंगे आप लोग को। अब ध्यान रखिएगा, यही बताएं कि जो रेनिन और पेप्सिन होता है, जो रेनिन और पेप्सिन, अभी बताएं कि वयस्क व्यक्ति में हम लोग का क्या होता है, पेप्सिन होता है। अब बच्चों में क्या होता है, रेनिन होता है। बच्चों में ज्यादा होता है रेनिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। बच्चों में क्या होता है, ज्यादा होता है रेनिन, जो प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। अब जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति में प्रोटीन का पाचन पेप्टोस में करते हैं। क्या करता है, पेप्टोन्स में बोलता है। प्रोटीन का पाचन सीधे क्या करता है, पेप्टोन्स में करता है। ऐसा में प्रोटीन का पाचन किसमें, पेप्टोन्स में करता है ना। इस ध्यान रखिएगा इस चीज को कि क्वेश्चन पूछेगा कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन क्या चीज में करता है, पेप्टोन्स में ना, याद रखिएगा। आप ध्यान दीजिए, हम लोग का तो आमाशय के बारे में जान लिए पूरी अच्छी तरह से, जान लिए कि नहीं। अभी हम लोग आमाशय के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं यकृत के पास। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि आमाशय ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं निभाता है जो हम लोग ने अभी जाना है ना। ये जो इसमें जो हम लोग का जो आमाशय होता है, इसमें लाइपेज का भी थोड़ा क्रिया होता है। जो आमाशय जो होता है इसी में हम बताएंगे, यकृत जो हम पढ़ाएंगे इसमें ही बताएंगे। जो हमारा जो होता है इसी यहीं पे लाइपेज होता है, कौन, लाइपेज ना। अभी जो लाइपेज जो होता है ये भी वसा का पाचन करता है। क्या चीज का, फैट का, फैट का पाचन करता है। और जब हम यकृत पढ़ाएंगे, यकृत पढ़ाएंगे तो यहाँ से हम लोग का पित्ताशय रस निकलता है। क्या निकलता है, पित्ताशय रस। जब पित्ताशय रस और लाइपेज जब मिलता है तो यह फैट का पाचन अधिक मात्रा में कर देता है। इसलिए हम बताएं कि हम क्या करेंगे, यकृत में बताएंगे ना। अब ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं हम लोग यकृत के बारे में, अच्छी तरह से जान लेते हैं यकृत के बारे में ना। जब कोई व्यक्ति अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो इस चीज को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अभी हम जानेंगे सबके बारे में, आज की क्लास में जानने वाले हैं ना। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब जानते हैं हम लोग को जो आता है यकृत। अब यकृत का क्या कौन सी भूमिका निभाता है हमारे पाचन में। हम बताते हैं कि जो यकृत होता है थोड़ा मोड़ा खाली पाचन निभाने में खाली कार्य करता है। जैसे हम लोग का जो पित्ताशय नीचे लिखे हैं यकृत, यकृत के नीचे ही क्या होता है हम लोग का पित्ताशय। यकृत के नीचे क्या होता है हम लोग का पित्ताशय। अभी जो पित्ताशय रस होता है, जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय रस निकलता है, पित्त रस किससे बोलते हैं, पित्त रस। जब ये पित्त रस निकलता है तो सीधे आता है कहाँ भेजता है, आमाशय में। इसमें 3 से 4 घंटा रह रहा था भोजन। अभी जो अपना जो पित्त रस निकालेगा सीधे किसको देगा, क्षार के रूप में होता है। जो पित्त रस निकलता है वह कैसे रूप में होता है, क्षार के रूप में। क्या चीज में,
क्षार के रूप में। हम यहाँ से जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल रहे थे, मतलब कि निकल रहा था कि भोजन को क्या कर रहा था, सड़ने से ही बचा रहा था। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे में आप लोग घर में देखे होंगे कि जब भोजन का होता है कि भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, कुछ देरी के बाद, मतलब कि 6 से 7 घंटे के बाद क्या होता है, भोजन कुछ छोड़ने वाला था, सड़ जाता है। आप कभी सुने होंगे कि अब भोजन हम ग्रहण कर लिए, खुद आधा घंटा के बाद क्या हुआ, भोजन सड़ गया, मतलब गंद आ गया। एक मतलब कि आप तुम्हारा अंदर भी पेट में भोजन किया है, उसको भी सड़ना चाहिए, लेकिन सड़ने से बचा लेता है कौन? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक अम्ल है। जब जैसे ही अम्ल निकालता है तो सब में क्या होता है, मिल जाता है, और मिल कर उसे सड़ने से क्या करता है, बचा देता है। कई बार व्यक्ति क्या होता है कि अधिक मात्रा में भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आमाशय पूरा क्या हो जाता है कि भर जाता है, आमाशय पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, भर जाता है। तो यहाँ से जठर ग्रंथि है, यहीं पर ना है जठर ग्रंथि, सब जब तो पा जाएगी तो जठर रस निकालेगी। जठरे रस से क्या निकल रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम आपको बताए हुए हैं। अब कोई व्यक्ति क्या करता है कि नरट एकदम चिप लेता है, एकदम गैस बना लेता है। आखिर क्यों? वहाँ पे भोजन क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पूर्ण रूप से नहीं मिला, इसलिए वह भोजन क्या होता है, सड़ जाता है। क्या चीज में? पेटे में, मतलब कि आमाशय में क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो लोगों के क्या हो जाता है, गैस बना लेता है। क्या बना लेता है? तो गैस बना लेता है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि व्यक्ति को गैस क्यों बनाता है, ऐसा समझ में। उसी समय हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में क्या कहते हैं, इनो। ऐसा समझ में कि इनो जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। ये बोला जाता है कि 6 सेकंड में क्या करता है, आराम देता है। अब सीधे हुआ क्या होता है, क्षार के रूप में होता है। अब जैसे ही क्षार के रूप में हमें इधर से पिताशय भी आ रहा था, अभी पिताशय खूब छोड़ रहा है, अभी खूब हम बोलते हैं कि वो अब मिक्सचर मशीन की तरह क्या होता है, भोजन एकदम रफ्तार से क्या करता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अभी पूरा चढ़ा गुल पेट एकदम फेंक दे इतना में चढ़ा के, अब भोजन चलेगा कैसे? अब पितर से जैसे बोल रहा है कि चल ना रे, चल ना। अब भोजन में चलबे ना कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, अभी धीरे धीरे ना छोड़ेगा। जैसा ही ऊपर से आता है का, इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, धकेल ले आता है, चल चल, और सबको क्या करता है, छाड़ा बनाता है, और सीधे आता है छोटी आंत में, छोटी आंत के माध्यम से क्या करता है, पचता है, फिर वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है। आई होप लोग को समझ में आया हो कि गैस क्यों बनाता है ना। अब हम लोग जानते हैं कि यकृत की ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती है, आज की क्लास में हम लोग जानते हैं। देखिए हमारा जो यकृत होता है, अब यहाँ पे भी लिखे हो कि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि की माना जाता है। जो यकृत होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? यकृत। ये जो यकृत होता है बाएं साइड में होता है, हमारा दाएं साइड में इधर हृदय होता है, अमाशय हो जाता है, यहीं पे क्या होता है, बाएं साइड में। अगर कोई व्यक्ति आपको गोली मारे या चाकू, तब बोल देना उससे, ए रुक जो, मरी है लेकिन गोली मारे कोई तो हेजा मरी है, हेजा हेजा। आप कहीं कहाँ है, कहोगी साइंस निकस पढ़ ले ना, तुम बोलना साइंस नहीं पढ़ा है, हम पढ़ लिए हैं, यहीं पे मारना, हम तुरंत मर जाएंगे, कह देना उसे, झूठ बोल देना। वो तो मार देगा बंदूक का गोली और चाकू, तुम उसका निकल जाएगा, कह देना तुरंत जाना डॉक्टरी में, सर्जरी करा देना। अब तुमको दिमाग है, क्योंकि हमसे साइंस पढ़ा हुआ है, तुमको पता है कि जब जो आमाशय, जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसे काट देंगे, थोड़ा सा भी बच गया तो वह पूर्ण रूप से क्या करता है, अपनी अवस्था में आ जाता है। कौन? लीवर। अभी जो लीवर को मार देगा चाकू, तो सर्जरी करके तुरंत डॉक्टरी से क्या कर देगा, बाहर भी निकाल, मतलब खराब हो जाएगा, चाकू मार दिया, मार दे तो सर्जरी करेगा तुरंत डॉक्टर एकदम सर्जरी करके एकदम पेट मालिश कर दिया, एकदम आराम से 4 दिन के बाद टनटना गया। और अब देख के तो अगले दिन कोई क्या चाकू मारे थे, गोली मारे थे, कोई से जी गया। अब वो कह देना कि पढ़े हुए ग्लोबल साइंस स्टडी से क्या साइंस, तो हम कैसे मर जाएंगे, बोलना सीधे सही, साइंस पढ़े हैं भाई एसपी सर से, नहीं मरने देंगे। ऐसा में कभी भी गोली और बंदूक मरवाना होना, क्या चीज़ में मरना है, यकृत पे कह देना मार, यहाँ पे दाएं साइड में मार, फिर वो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा। कौन है? यकृत। यकृत के आधा काट भी देंगे तो यह पूर्ण अपनी अवस्था में आ सकता है। ऐसा में यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में माना जाता है। किसको? यकृत को हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में माने जाने वाला कौन है? यकृत है। अगर इसे काट भी देंगे तो क्या होता है, पुनः अपनी अवस्था में कोशिका विभाजन होते हुए आ जाता है ना, खान पान जब आपका ठीक होगा। अभी बोल रहा है यह पित्त रस का स्राव करता है और भोजन का क्षारीय बनाता है। अभी समझा है, जो यकृत होता है
यकृत मतलब लीवर बोलते हैं इसको, लीवर क्या लिखे हैं, जो लीवर होता है जिसे जिगर का टुकड़ा भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जिगर ना। अब ये जो पित्त रस निकालता है, अब पित्त रस सीधे क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। अभी सीधे पित्त रस देगा आएगा सीधे क्या है, आमाशय में। आमाशय में क्या करता है, भोजन को क्षार बना देता है। क्या बनता है, क्षार बनाता है। अब क्षार बनाएगा, पित्त रस उधर से लाइपेज जाता है, कौन यहाँ से बताया ना लाइपेज, यहाँ पे बताया ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, उसी प्रकार का होता है रेनी होता है, रेनी से क्या होता है लाइपेज। अब जो लाइपेज निकलता है और यहाँ दर्शाया जाता है कौन, पित्त रस। पित्त रस जैसे ही यहाँ पे आएगा तो सीधे क्या कर देगा, वसा की पाचन करना शुरू कर देगा। कहता है कि चलो लाइपेज, कौन कहता है, पित्त रस, अब क्या करे, वसा का पाचन करे, फैट का पाचन करना चालू करे। सीधे क्या करता है, दोनों मिल के संगति मिल के वसा क्या करता है, पाचन करने लगता है। इधर रेनिन और पेप्सिन जो था प्रोटीन का, तो सर्वाधिक मात्रा में पाचन कर लिया था। अब बचा था कौन, वसा, ये वो पचाइए दिया, तो बचा कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसमें हो रहा है कहीं नहीं। तो इस चीज को याद रखिएगा ना कि हमारे जो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखा दिए हैं, डायग्राम बना चुके हैं कि प्रोटीन का पाचन अधिक मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट का पाचन 0 मात्रा में, वसा का पाचन थोड़ा प्रोटीन से आधा मात्रा में होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिए, और जिस चीज़ में जहाँ पे आपको गड़बड़ी होगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा, उस चीज़ को कमेंट करिए। फिर हम उस पर अगला वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे बताएंगे, समझाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। जहाँ पे आपको दिक्कत होगा वहाँ पे क्या करिए, कमेंट करिए कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं है, एक बार और समझाइए। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, उस पर 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझा कर डाल देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप देखिए ना, आप बोल रहे हैं कि पित्त रस का क्या करता है, आप बोल रहे हैं कि पित्त रस और लाइपेज वसा का पाचन करता है। यही समझाएं आपको कि जो पित्त रस होता है वसा का क्या करता है, पाचन करता है। जो पित्त रस होता है वसा का क्या करता है, पाचन करता है। शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करता है। कौन, हमारा जो यकृत होता है शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करता है। कौन, यकृत। शरीर के तापमान मतलब कि शरीर के तापमान, कभी बुखार लग जाता है, कभी ठंडा, और शरीर में कभी चल जाता है, एक बार गर्मी में आ रहा है, एक बार एसी में चल जाता है तो ठंडा हो जाता है। अब मेंटेन करना है शरीर को पूरे, तो यकृत को कहेगा बच्चों आप शरीर के तापमान को क्या करो, नियंत्रण करो, तभी सीधे क्या करेगा, ठीक है ठंडा से गर्म में चल गया तू ना, अब विपत में पड़े यकृत। कौन, अभी सही बोलता है कि ठंडा में चल गया तुम, ठंडा से सीधे गर्मी में, गर्मी में से ठंडा में, अब बेचैनी में पड़ा यकृत। क्या होता है यकृत, मतलब यकृत बोलता है लीवर। अभी लीवर बेचैनी में पड़ जाता है, मतलब कि शरीर के तापमान को नियंत्रण कौन रखता है, तो यकृत। आप ध्यान रखिएगा, कभी आप पोस्टमार्टम के नाम सुने हैं, जब किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसे चेक करने के लिए अस्पताल में लिया जाता है। अब वहाँ पे डॉक्टर यही चीज़ का चेक करता है, लीवर का चेक करता है। अब जो लीवर होता है जहर का भी क्या करता है, अशोषित करता है। जब कोई व्यक्ति थोड़ा मात्रा में अगर जहर खा लेता है तो व्यक्ति जी जाता है। ये क्या है कि जो यकृत होता है जहर को भी क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसको नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। कौन, यकृत। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यकृत। अब कभी व्यक्ति अब शरीर कहता है कौन, अरे तन मन जहर खैले रहे मरल ना कोई कहता है मरबे ना किया, जहर खाया था, फिर कैसे जिंदा हो गया, तो यकृत संभाल लिया, थोड़ा मोड़ा खाया था तब, अब कौन अधिक मात्रा में जहर खा लिया, अब मर गया, तो उस व्यक्ति की जांच क्या होती है, यकृत ना, यकृत कही जाती है। जैसे सीधे क्या करता है, छाती को फाड़ता है, सीधे मशीन लगा के किसी को यकृत को चेक करता है, उसमें जहर वहर तो व्यक्ति नहीं ना खाया है। ऐसा में कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरह अगर मर जाता है तो उस किसी व्यक्ति के क्या होता है, जांच होता है, यकृत का जांच होता है। वो व्यक्ति जहर वह नहीं ना खाया है, जहर नहीं खाता है तो सीधे क्या कर जाता है, आ जाता है घर। हाँ, ध्यान देना। अब जो इसमें मतलब आप पोस्टमार्टम के आप जान गए कि पोस्टमार्टम क्यों होता है, पोस्टमार्टम में क्या होता है, यकृत का जांच किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पोस्टमार्टम में शरीर के कौन सा अंग का जांच होता है, पोस्टमार्टम में शरीर के कौन सा अंग जांच होता है, तो यकृत, लीवर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो हमारा यकृत होता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है कि अधिक मात्रा में, हम इसी को मिटा देना, मिटा देते हैं, ये क्या चीज है ना, ध्यान देना, इससे फ्रेश रहेगा। जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि अधिक मात्रा में प्रोटीन का ग्रहण कर लेता है,
क्या करता है कि अधिक मात्रा में प्रोटीन का जब ग्रहण कर लेता है, PROTEIN ना, जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में प्रोटीन का जब अधिक ग्रहण कर लेता है, अब प्रोटीन को सीधे क्या करता है यकृत। अब अधिक मात्रा में प्रोटीन ग्रहण कर लिया तब वो कहाँ रखेगा, अब सीधे जाता है यकृत के पास। चाचा अधिक हो गए हैं, अभी क्या करता है कि सीधे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्या चीज में, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। कौन, लीवर। अब कार्बोहाइड्रेट में बदलने के बाद सीधे क्या बन जाता है, एमिनो अम्ल। क्या बनता है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल। अब एमिनो अम्ल से क्या बनाता है, अमोनिया। का अमोनिया, NH3 ना, कहीं लिखे होंगे इसका चक्र जी। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मिटा देते हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए, हमको याद पड़ रहा था। अब देखिए, अब अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन हो जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा। अभी ज्यादा होगा तो क्या बदलेगा, एमिनो एसिड। क्या बदलेगा, एमिनो एसिड। अब ये जो एमिनो एसिड होगा सीधे क्या बनेगा, अमोनिया। क्या है, अमोनिया में बदलेगा, NH3। यहाँ पे एमिनो एसिड लिखे हैं। अब जो एमिनो एसिड को सीधे कहाँ बदलेगा, यूरिया में। क्या चीज में, तो यूरिया में, यूरिया में बदल देता है। NH2 है ना, NH2CO NH2 है। अब सीधे क्या करता है कि यूरिया में बदल देता है। यूरिया सीधे क्या करता है, विकृत को देता है। क्या चीज को, किडनी को देता है। अब सीधे यूरिया की क्या हो गया, मूत्र हो गया। यूरिया क्या हो गया, मूत्र हो गया। अब सीधे क्या देता है, विकृत को देता है, मतलब कि किडनी को देता है। और किडनी सीधे क्या करता है, मूत्राशय को देता है। किसको, मूत्राशय को देता है। और मूत्राशय क्या करेगा, सीधे बाहर निकाल देता है। क्या करता है, बाहर निकाल देता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जो अधिक मात्रा में अगर हम प्रोटीन ग्रहण कर लेंगे तो सीधे मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। इसलिए भी अधिक मात्रा में प्रोटीन को भी ग्रहण करना अति आवश्यक, शरीर के लिए हानिकारक है ना। अभी सीधे जाएगा विकृत पे, विकृति से छानेगा और बाहर करके सीधे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देगा यूरिन को। ऐसा में कि प्रोटीन को अधिक मात्रा में ग्रहण करना है नहीं, या प्रोटीन मिलेगा कहाँ, मछली से मिलेगा, साबूदाना से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा। सबसे अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन देने वाला है तो सबसे दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन से। क्या चीज से, सोयाबीन से। सोयाबीन से सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। उसके बाद जैसे आप लोग देखोगे चिनिया बादाम, क्या होता है, ये चिनिया बादाम ना होना होता है, इसको बादाम बोलते हैं, बादाम बोलते हैं ना। अभी बादाम होता है, मतलब कि सबसे प्रथम स्थान पे आता है सोयाबीन, 2 नंबर पे क्या आता है, बादाम आता है, चिनिया बादाम जिसे बोलते हैं ना। अब देखिए, अभी मांस में अगर बात करते हैं कि मांस में अगर प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो मछली से। क्या होता है, मछली से मिलता है, अंडा से मिलता है। उसके बाद क्या आता है, मीट आता है। अंत में क्या होता है, मीट ना। सबसे अधिक मछली, अंडा और मीट में सबसे अधिक कहाँ प्रोटीन मिलेगा, मछली में, उसके बाद मीट में, उसके बाद अंडा में, उसके बाद मीट में ना। इसी को याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग तो यकृत के बारे में जान लिए। अब जानते हैं हम लोग अग्नाशय के बारे में। अब सीधे आता है, इसी के बगल में हम लोग का जो अग्नाशय होता है, इसी के नीचे जो हम लोग का क्या होता है, अग्नाशय ताकते रहता है, देखते रहता है। अब इसी के अमाशय हम इतना क्रिया के जान लिए, अग्नाशय, मुख गुहा, ग्रासनली, यकृत और अमाशय की जान लिए। सीधे आता है अग्नाशय ना। अब हम लोग जानेंगे पेनक्रियाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। आइए हम लोग पेनक्रियाज के बारे में जानते हैं। अब हम लोग का पेनक्रियाज बच जाएगा, छोटी आंत बचेगा और बड़ी आंत। चीज 3 चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इतना चीज को अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इस चीज को याद रखिएगा, ये जो हम जो चक्र बनाए, चक्र को याद रखिएगा कि प्रोटीन से सीधे कहाँ बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड सीधे कहाँ बनेगा, अमोनिया में। अमोनिया से क्या बनेगा, यूरिया। यूरिया सीधे कहाँ देगा, विकृत को। किसको, विकृत को देगा ना। अब विकृत सीधे मूत्राशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो जल्दी ले लीजिए ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं मुख गुहा और मुख कोयिका के बारे में जान लिए, ग्रास नाली के बारे में जान लिए, जठर ग्रंथि मतलब कि अमाशय के बारे में जान लिए, यकृत के बारे में जान लिए। अब हम लोग का बचा था कौन कौन? अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, 3 चीज बचा हुआ है। और इन 3 चीजों के बारे में भी हम लोग अभी अध्ययन कर सकते हैं ना, और अध्ययन कर सकते हैं नहीं, करेंगे भी ना। अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो अभी कुछ देर बाद की तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ से हट जाते हैं ना। तो जहाँ तक उम्मीद हो कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हम आते हैं और आपको समझाते हैं कि अग्नाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत की ऐसी कौन कौन सी भूमिका निभाती है जो हमारे पाचन क्रिया में आता है। आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग तो इतना के क्रिया के बारे में जानेंगे। अब हम लोग का बचा था अग्नाशय। अब ये जो अग्नाशय होता है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय। मानव शरीर के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि के माने जाने वाला कौन है? तो अग्नाशय है। याद रखिएगा कि सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय। अब अग्नाशय जो होता है इसमें प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और विटामिन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। क्या चीज में? ये जो अग्नाशय है, देखिए यहाँ पे बताया क्या है कि ये अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय रस निकालती है। जो अग्नाशय होता है अग्नाशय रस निकलता है। अब यहाँ पे काइन अग्नाशय रस निकालती है जो काइन को पचाता है। अब यहाँ पे काइन एक नया शब्द आया है आप लोग को, यहाँ पे क्या आया है? काइन जो एक नया शब्द है, काइन के बारे में जानिए कि काइन क्या कहलाता है। आइए ध्यान से समझते रहिएगा और बताते हैं कैसे काइन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग भोजन को तो जब इसमें अमाशय में ग्रहण किए थे 3 से 4 घंटे इसमें रहने वाला था। अब इधर से यकृत दिया है अपना, क्या दिया है? पित्तरस दिया है ना। अब इधर से अमाशय भी छोड़ा था अपना, जठर रस छोड़ा था, HCl छोड़ा था जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो अम्ल पूरे भोजन को क्या कहता था? अम्लीय कर दिया था, और प्रोटीन का पाचन कर था सर्वाधिक मात्रा में, कर लिया था कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उधर से आ रहा था जठर रस जो वसा को क्या कर रहा था? पाचन कर रहा था, और लाइपेज एंजाइम दोनों मिलकर हो गया ना। अब ये जो जितना बच जाता है भोजन, अब इसमें काइन कहते हैं। अब जिसमें इतना पाचन होने के बाद जब इसमें जो भोजन बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? काइन कहते हैं। अब यही काइन सीधे आता है छोटी आंत में। अब इसमें जो इतना क्रिया होने के बाद जो इसमें भोजन बच जाता है उसको क्या कहते हैं? काइन कहते हैं। आए समझ में? काइन किसे कहते हैं? तो वही अब सीधे अग्नाशय जाता है। अब अग्नाशय जो होता है अग्नाशय रस निकालता है। जो हमारा अग्नाशय है यह कौन सी रस निकालता है? तो अग्नाशय रस। अग्नाशय क्या निकालता है? अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय जूस निकलता है ना। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय जूस निकलता है। आई जो अग्नाशय जूस जिसे ही निकलता है 3 रूप में निकलता है। कौन? अग्नाशय जो जूस था ये 3 रूप में निकलता है। एक होता है लाइपेज। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अग्नाशय रस कितने एंजाइम निकलता है? तो 3 एंजाइम, मतलब कि 3 एंजाइम निकलता है। अग्नाशय रस कितना एंजाइम निकलता है? तो 3 एंजाइम। कौन कौन? लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सन। याद रखिएगा, जो लाइपेज होता है, इमाइलेज होता है, ट्रिप्सन होता है। अग्नाशय रस 3 एंजाइम निकालती है। 3 एंजाइम क्या होता है? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सन। याद रखिएगा कि लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सन। अब ये 3 जो एंजाइम निकलता है, अब ये जो 3 एंजाइम का कार्य क्या होता है? जो हमारा लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है। हम वसा को भी ग्रहण कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी ग्रहण कर रहे हैं, प्रोटीन का भी ग्रहण कर रहे हैं, खनिज लवण का भी ग्रहण कर रहे हैं, विटामिन का भी ग्रहण कर रहे हैं, और जल का भी ग्रहण कर रहे हैं। हम भोजन के माध्यम से बोले हैं कि ग्रहण करते हैं इतना चीज को। अब जो वसा था, वसा का पाचन कौन कर रहा है? लाइपेज। इमाइलेज कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आज जो ट्रिप्सन था ये क्या चीज का? प्रोटीन का पाचन। अब ध्यान रखिएगा, अब ये जो लाइपेज होता है वसा को सीधे वसीय अम्ल बनाता है। कौन? जो लाइपेज होता है वसा को सीधे क्या बनाता है? वसीय अम्ल बनाता है। अब वसीय अम्ल क्या ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल को क्या करता है? ग्लिसरॉल में बदलता है। क्या चीज में? ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन?
लाइपेज। अब देखिए इमाइलेज जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट होता है सुक्रोज में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज में बदलता है, और सुक्रोज सीधे मल्टोज में, और मल्टोज सीधे लैक्टोज में बदलता है। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, रूप है। कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज, इसी का एक क्या है, रूप है, जो सीधे परिवर्तन होता है कार्बोहाइड्रेट से क्या चीज में, सुक्रोज में, सुक्रोज से मल्टोज में, मल्टोज से लैक्टोज में। है समझ में ना। अब ध्यान रखिए। अब आता है ट्रिप्सन। तो ट्रिप्सन में प्रोटीन का पाचन हो रहा है। अब प्रोटीन सीधे कहाँ बन रहा है, पेप्टिन में। अब प्रोटीन सीधे कहाँ बन रहा है, पेप्टिन में। अब पेप्टिन सीधे कहाँ बन रहा है, पेप्टाइड में। जो पेप्टिन होता है कहाँ बदल जाता है, पेप्टाइड में। कौन, अग्नाशय रस, 3 रस निकलता है, इमाइलेज, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सन। लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सन 3 रस में। लाइपेज में क्या होता है, वसा का पाचन होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है वसा। आप देखिए जो हमारा इमाइलेज होता है, इमाइलेज सीधे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट सीधे क्या होता है, सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज में बदल जाता है। अब हमारा होता है ट्रिप्सन। अभी ट्रिप्सन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन सीधे क्या होता है, पेप्टिन और पेप्टोन में बदलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है हम लोग को अग्नाशय के बारे में जान लीजिए। समझ लिए कि ये जो जितना अपना रस निकलता है ये सब क्रिया इसी का पाचन करता है, इसी में सब देता है। ये जो काइन के रूप में जब इसमें जो भोजन बच जाता है, अब ये जो भोजन हो गया पुनः इसमें जब इस सब का क्रिया इतना हो जाता है, अभी जो यहाँ से द्वार खुलता है, अभी जो द्वार खुलने के माध्यम से अभी धीरे धीरे भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में। अभी धीरे धीरे भोजन कहाँ आता है, हम लोग की छोटी आंत में आता है। अभी छोटी आंत की क्रिया हो गया, अभी क्या हो गया, छोटी आंत हो गया। अब यहाँ से यूज हो गया हम लोग का छोटी आंत। अभी जो छोटी आंत होता है बहुत लंबी ग्रंथि होता है। कौन, छोटी आंत जो होती है सबसे लंबी ग्रंथि, ये 5 से 7 मीटर तक होती है। अब यहाँ से पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तब 5 से 7 मीटर। कितना, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, तब 5 से 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 5 से 7 मीटर। याद रखिएगा ना, क्योंकि यहाँ से चलकर आमाशय से चलकर सीधे सीधे 3 लाइन तक फेरा कर रही है। एक और मतलब कि जो छोटी आंत होगी, देखही का नाम है छोटी, लेकिन काम कर रहा है बड़ा। देखा है कि ना, देखही में लागे छोटा, घाव करे गंभीर, नाम सुने हैं ना। तो वहीं में देखो छोटी आंत थोड़ा नाम का ही स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन काम कर रहा है बहुत बड़ा। इसकी लंबाई कितना है, 5 से 7 मीटर। जबकि जो बड़ी आंत है कि बहुत छोटा है, 1.5 मीटर पे अटक जाता है। कौन, बड़ी आंत, लेकिन छोटी आंत एकदम नाम भर का छोटी आंत है, लेकिन काम कर रहा है बहुत बड़ा, 5 से 7 मीटर तक होता है। कौन, छोटी आंत। अब ध्यान रखिएगा, छोटी आंत जो होता है 3 रूप में बढ़ जाता है। एक होता है डुडेनम, एक होता है यूजेनम, एक होता है इलियम। आप जो छोटी आंत होता है 3 रूप में बढ़ जाता है। अब ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लंबाई 5 से 7 मीटर। अब ये 3 भाग में बढ़ जाता है। एक होता है डुडेनम, एक होता है यूजेनम, एक होता है इलियम। अब इसे बोलते हैं DJI। क्या बोलते हैं, DJI। क्या बोलते हैं, DJI ना, ठीक है, DJ आएगा तो ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, DJI। असल में DJI, D मतलब डुडेनम, J मतलब यूजेनम, I मतलब इलियम। ऐसा में ना, डुडेनम, यूजेनम और इलियम। आप पूछेगा क्वेश्चन कि छोटी आंत की लंबाई 5 से 7 मीटर, यह कितने रूप में बढ़ जाता है, 3 रूप में। कौन, डुडेनम, यूजेनम और इलियम। DJI सीधे सीधे क्या रखना है, DJI, DJI, D से डुडेनम, J से यूजेनम और I से इलियम। ध्यान रखिए। आप जो डुडेनम की जो कार्य होता है हम लोग का, अभी जो हम लोग का जो बड़ी आंत हो गया, डुडेनम, यूजेनम और इलियम। अभी जो बड़ी आंत हो गया, अब 3 भाग में बट गया है। मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक मानेंगे क्या हो गया, डुडेनम, यहाँ तक मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यूजेनम, इधर क्या होता है, इलियम होता है ना। डुडेनम, यूजेनम और इलियम। अब ध्यान रखिए, अब ये जो डुडेनम का जब कार्य होता है हम लोग की छोटी आंत में, अब इसकी कार्य जो होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इसका काम सर्वाधिक मात्रा में पाचन करता है। अब मान लीजिए हम बोले हैं कि जो अमाशय में कोई प्रोटीन बच गया, अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा,
कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होगा? हम तो बोले नहीं है कि यह पूर्ण रूप से पाचन कर रहा है अग्नाशय न आमाशय से, हम बोले हैं ऐसा नहीं, मतलब कि पूर्ण रूप से पाचन नहीं कर रहा है तो थोड़ा मोड़ा बचेगा तो सबका पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ से पूछेगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि मानव के पाचन में कहाँ पूर्ण रूप से पाचन होता है? तो छोटी आंत में। पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो रहा है? छोटी आंत में, याद रखिएगा। अभी जो होता है हम लोग का डुडेनम, अभी क्या करता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाचन करता है। अभी क्या करता है? सर्वाधिक मात्रा में पाचन करता है। यहाँ पे काइन के में जो दूध होता है, दूध जैसी ये पतला भी करता है। अब ये जो हमारा जो डुडेनम होता है, अब डुडेनम में आता है हम लोग का जूजेनम और इलियम। जूजेनम का जो कार्य होता है ये एक माध्यम है। ये क्या है? एक माध्यम है कहाँ तक? इलियम तक पहुंचाने का। ये जो जूजेनम है ये माध्यम क्या होता है? डुडेनम से सीधे इलियम तक पहुंचाने का एक कार्य निभाता है। खाली कार्य निभाता है, ये कोनो पचाता उचाता ना है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव की कौन सी छोटी आंत में कौन सा ऐसा चीज है जो पाचन नहीं करता है? तो जूजेनम। इसको भी क्वेश्चन बनाइएगा ना। अब देखिए, अब सीधे आता है कहाँ? इलियम के पास। आप पूछेगा कि बोलिए कि सर काइन, काइन जब ऊपर से बोले कि जो काइन आता है अभी पाचन कर लेता है छोटी आंत, मतलब कि छोटी आंत मतलब डुडेनम। अब डुडेनम जो पाचन कर लेता है तो अभी सीधे क्या करता है कि पानी के रूप में कर देता है। जिससे आप दूध देखे हैं ना, अब दूध के रूप में इसे क्या करता है? भोजन को जिसे होता है सीधे क्या करता है? एकदम पतला कर देता है, सीधे एकदम पतला कर देता है पानी की तरह ना। अब ये जो पानी की तरह जैसे ही होता है तो हमारे पास आता है एक जूजेनम। अब ये जूजेनम क्या करता है? यह माध्यम, यह कार्य करता है। यह एक पाइसीकरण के इलियम तक पहुंचाता है। ये जो पाइसीकरण की क्रिया ये इलियम तक खाली पहुंचाने का करता है। कॉमन जो काइन जो होता है, जो दूध जैसे पतला जब कर रहा था, इस चीज को क्या आता? पाइसीकरण के माध्यम से इलियम तक क्या कर रहा था? पहुंचा रहा था। जैसे ही हमारे इलियम तक आता है, कौन है? जो इलियम का भाग है, जैसे ही इलियम के भाग तक आता है क्या? भोजन। तो ये दूध के जैसा पतला है। अभी जैसे ही हम मान लीजिए हमारा क्या हो गया है? इलियम। क्या हो गया हम लोग का? इलियम। इसमें बहुत जैसी ग्रंथि होती है, सूक्ष्म जैसी ग्रंथि होती है। मान लीजिए ऐसे ऐसे ग्रंथि हो गए, इसका मुंह क्या हुआ है? खुला हुआ है ना। है क्या हो गया? ग्रंथि हो गया। ऐसे जैसे ही प्रवाह हो रहा है का दूध जैसे पतला पैसिक्रोन का, जैसे जैसे खुला है, खुला है तो इसमें क्या होगा? जो इसमें अवशोषित पदार्थ होगा। अब इसमें अवशोषित पदार्थ क्या होता है? जिससे में मान लीजिए हम भोजन किए हैं ना, तो प्रोटीन मिला है, कार्बोहाइड्रेट मिला है, वसा मिला है। अब ये सब जो मिल गया, अभी सबका पाचन सबको अवशोषित करके सीधे कोशिका तक विदा करना है कि ना हमको। अब भोजन को ग्रहण किए हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण गुण सब मिल रहा है। अब इसे हम सीधे क्या करना है? कहाँ तक बगेदना है? तो कोशिका के पास। तो कोशिका पे कहाँ विदा करिएगा? तभी तो हमारे नए शरीर का विकास निर्माण होता है। छोटी से बच्चा से छोटा सा बड़ा बच्चा हो जाता है। कैसे? शरीर के वृद्धि एवं विकास के माध्यम से। जब तक वो पोषण करेगा नहीं, खाना पीना खाएगा नहीं, तो शरीर के वृद्धि एवं विकास होगा नहीं। मतलब कि शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ेगी, खनिज लवण, विटामिन सबकी क्या होता है? भूमिका होता है। तभी तो हम क्या करते हैं? छोटे से बड़े हो जाते हैं। अब ये जो हम लोग का भोजन को ग्रहण किए, अब जितना हम लोग का पोषक तत्व है, पोषक तत्व प्राप्त हुआ, यह रक्त के माध्यम से क्या करता है? कोशिकाओं तक विदा करता है। कौन? इलियम। अब इस सबको क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अब अवशोषित करके पोषक तत्व का करेगा, अवशोषित करके पोषक तत्व मतलब बहुत सारे आ जाता है। पोषक तत्व में विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब का है। तो सबको अवशोषित करके सीधे किसको देगा? कोशिका तक। रक्त के माध्यम से चौपाता है, कोशिका तक चौपा जाता है। अब जिस सही कोशिका तक चौप जाता है, कोशिका अपन माइटोकॉन्ड्रिया से बोलता है कि आ गया यहाँ पे एकदम का ग्लूकोज। अब अभी ग्लूकोज के रूप में सीधे देता है। रक्त को रक्त ले आके सीधे देता है कोशिका को। कोशिका क्या करता है? देता है माइक्रोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज के रूप में। बोलता है कि ग्लूकोज के रूप में मिल गया, हम अब इसे कैसे ऊर्जा बनाएं। अब ऊर्जा कहता है कि आप बोल देता है माइटोकॉन्ड्रिया किससे? ब्लड से कहता है। सुनो, ये तो ग्लूकोज ला के चौपा दिया है। अब इसे हम तूने कैसे? हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए। भोजन को तूड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कौन बोलता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलता है। किससे? रक्त से बोलता है। अभी रक्त आता है सीधे कहता है फेफड़ा से, सॉरी हृदय से कहता है
कि हमसे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है। हम गए थे उसके पास ऊर्जा ग्लूकोज लेके, वो बोला है कि हमको जाके हृदय से कह देना कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, तब हम ऊर्जा बनाएंगे, तब हृदय चलेगा, पूरे शरीर चलेगा, ना तो हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। अभी कहता है फेरा में पड़ जाता है हृदय, भैया ऊर्जा ना बनाएगा तो हम धड़केंगे कैसे। आई जो इतना बड़ा शरीर है, बड़ा शरीर है, इसको ऊर्जा न देंगे तो पढ़ाएगा कैसे। जैसे मान लिया हम तो पढ़ाएगा कैसे, किसान होगा तो किसान का काम कैसे करेगा। अभी हृदय में फेरा में पड़ जाता है। तो लेकिन कहता है कि ना, हमारे बगल में एक फेफड़ा है, जो फेफड़ा है, जो गैसों का बाजार कहा जाता है। गैसों का बाजार किसे कहते हैं, फेफड़ा को कहते हैं। गैसों का बाजार कहता है कि संबंध बनाता है सीधे फेफड़ा से, कौन, हृदय। अभी कहता है कि ठीक है ब्लड, अब तुमको विदा करते हैं का ऑक्सीजन। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये बोलता है कि लो पाहुर के रूप में तुम हमको ग्लूकोज लाया है, तो हम तुमको पाहुर के रूप में क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर गया था कहाँ, हृदय के पास। जब पाहुर के रूप में ले गया था तो बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी लाए हैं। तो ठीक है, तो वो बोला हृदय तो तुमको तो ऑक्सीजन ले जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड लाया है, तो क्या करो कि तुम जाओ फेफड़ा के पास, कार्बन डाइऑक्साइड दे देना और वहां से तुम मांग लेना क्या, ऑक्सीजन। बोलता है ठीक है, जाते हैं गैसों की बाजार में। कहाँ, गैसों की बाजार में। अब आता है फेफड़ा के पास, कौन, हीमोग्लोबिन। क्या लेने, ऑक्सीजन लेने। कौन आता है, हीमोग्लोबिन। अब आता है ठीक है, कहता है कि हमको चाहिए, फेफड़ा से बोलता है हमको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, ले लो अपना। तो बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, कौन भेजा है तुम्हें, फेफड़ा। हीमोग्लोबिन बोलता है हमें भेजा है कौन, तो हृदय। बोलता है ठीक है, विदा किया है तो हम तुम्हें देते हैं ना। अभी बोल दिया ठीक देता है। अभी जो हीमोग्लोबिन बोल दिया फेफड़ा से, फेफड़ा कहता है कि अब हम गैसों का तो बाजार बोल दिया, अब हम ये सीधे क्या बनता है, हवा को लेता है। तो हवा को लेने के माध्यम से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या करता है, सबको खींचता है। तो सबको अवशोषित करके जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है कि बाहर निकालता है, मांग लेता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ले गया था, तो कहता है कि तुम दो अपना कार्बन डाइऑक्साइड, हम तुमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है हीमोग्लोबिन। अब वो दे के सीधे क्या करता है, नाक के माध्यम से बाहर निकालता है, फेफड़ा धकेल के क्या करता है, बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन का करता है प्रवेश कर लेता है। अब करता है कि ले जाओ ऑक्सीजन तुमको दे दिए। कौन दे दिया, ऑक्सीजन किसे देता है, हीमोग्लोबिन के पास। अब हीमोग्लोबिन सीधे ले किसको देता है, फेफड़ा के, हृदय के पास। किसको, हृदय मतलब कि दिल को। अभी देता है, कहता है कि चलो तुमको बगेते हैं। अभी बोलता है कि हम भारी होगा, हम कैसे जाएं। अब बोलता है कि चलो हम ढकेलते हैं। कौन बोलता है, हृदय। इतना पंपिंग मारता है, 120 के प्रेशर से मारता है, एकदम जब चकड़ा के एकदम मारता है प्रेशर। कौन मारता है, तो हृदय मारता है। अब हृदय जो मारता है 120 के प्रेशर से जो सही मारता है, 120 प्रेशर mmHg के प्रेशर से जब ये सही मारता है, शरीर के अनेक कोशिकाओं तक चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चल जाता है। क्या, ऑक्सीजन युक्त ब्लड ना। अब फेफड़ा वाला जो कार्य विधि, बहुत सारे एकरा में क्रिया विधि होता है। अब इसके बारे में हम नहीं बताएं क्योंकि पढ़ा रहे हैं हम का पाचन। फेफड़ा के बारे में बताएंगे तो खराब लगेगा ना। इसका क्लास अलग डाला हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं ना। ठीक है, तो जितना था उतना बता दिए। अब आप सीधे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपना ऊर्जा निर्माण कर लेता है ना। अब आते हैं, इस क्रिया तो हो गया। अब आता है हम लोग की बड़ी याद। कौन आता है, बड़ी याद। अब इसकी भूमिका आता है, अब सबकी क्रिया जान लेता। अभी बच गया हम लोग का बड़ी याद, बच गया, यही ना बचा है बड़ी याद। अभी सबका क्रिया जान लेता, बड़ी याद बचा है। अभी जो बड़ी याद की जो लंबाई होता है, कितना होता है, 1.5 मीटर। मतलब ये 1.5 मीटर क्या होता है, बड़ी याद की लंबाई। ये जो होता है बड़ी याद 3 रूप में होता है। ये भी क्या होता है, 3 रूप में। एक होता है सीकम, कोलेवल और रेक्टम होता है। सीकम, कोलेवल और कौन होता है, रेक्टम। अब जो बड़ी आंत होता है 3 रूप में होता है, सीकम, कोलेवल और रेक्टम। अब ये जो बड़ी आंत होता है, यह इस लगभग 5.5 मीटर होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है भोजन में मौजूद पानी, खनिज, लवण, विटामिन को अवशोषित करना। ये जो हमारा जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का एक ही कार्य है, क्या चीज को, अब हमने खनिज लवण को, पानी को, विटामिन को, जैसे ही इलियम से जब बोले हैं कि पानी जैसे दूध जैसा पानी जब निकल रहा है, अभी सीधे कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में न जाएगा सीधे। अभी सीधे बड़ी आंत में जाएगा, तो बड़ी आंत सीधे क्या करता है, कहता है आओ
खनिज लवण, अब बोला यहाँ पे क्या बताया गया कि खनिज लवण, भोजन में खनिज लवण, पानी, विटामिन क्या करता है अवशोषित, खनिज लवण, पानी, विटामिन क्या करता है अवशोषित करता है। अभी जो बढ़िया होता है 3 रूप में होता है, एक होता है सीकम, कोलेवर और रेक्टम। और कभी कल हम क्या करते हैं फाइब्रन के रूप में भी हम लोग करते हैं यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग अनार खाते हैं, अनार की जो खूजा होता है क्या होता है फाइब्रन होता है। अब फाइब्रन का पाचन कौन करता है सीकम। अब क्वेश्चन पूछेगा कि फाइब्रन का पाचन कौन करता है तो सीकम, बड़ी आंत में पाया जाता है सीकम, सीकम क्या करता है फाइबर पे पाचन कर लेता है ना। अब आता है कोलेवर, अब जो कोलेवर होता है कलेव हो जाता है, कोलेव होता है अब खनिज, जल और विटामिन को पाचन करता है। कौन कोलेवर जो होता है जल, खनिज लवण और विटामिन क्या करता है पाचन कर लेता है ना। अब बचता है हम लोग का रेक्टम, अब बचता है रेक्टम। अभी जो कोलेवर था, अब जैसे जल की तरह गया था, एकदम जल की तरह क्या गया था, दूध जैसा एकदम पतला गया था। अभी क्या कर रहा है कोलेवर, अब सीधे क्या कर रहा है अवशोषित कर रहा है, सब जल को अवशोषित कर लिया या अर्ध ठोस के रूप में देता है। क्या करता है अर्ध ठोस में ना, अर्ध ठोस में। अभी ये जो अर्ध ठोस के रूप में होता है, इसे मल के रूप में जो बाहर निकलता है अर्ध ठोस के रूप में होता है। अभी जो अर्ध ठोस के रूप में होता है जल को, खनिज लवण को, विटामिन को अवशोषित कर लिया है, तो अर्ध ठोस के रूप में बचता है। अब वो सीधे कहाँ पाया जाता है रेक्टम के पास। अभी जो रेक्टम होता है यह अंतिम भाग होता है, जो रेक्टम होता है हम लोग के, जो रेक्टम होता है बड़ी आंत में, यह अंतिम भाग होता है। अभी जो रेक्टम होता है सीधे हमारे ब्रेन के कंसल्ट में होता है। अब ब्रेन से सीधे कहता है रेक्टम कि देखिए हमारे पास अनपचा बहिष्कृत आ गया है, क्या मल के रूप में आया है, इसे बाहर निकालना है। कौन बोलता है रेक्टम, सीधे ब्रेन को कहता है। अब ब्रेन तुम्हें तुरंत संदेश देता है हमको या तुमको या कोई भी व्यक्ति को संदेश देता है कि जाइए मल के रूप में बाहर आप निकाल लीजिए। आया समझ में कि हम लोग किस तरह हमारे शरीर में मनुष्य के पाचन भोजन किस तरह होता है और किस तरह मल के रूप में बाहर निकालते हैं। अभी सीधे आता है गुदा द्वार के पास, यही गुदा द्वार का होता है ब्रेन से, मतलब कि न्यूरॉन से ना, ब्रेन के संबंध में रहता है। यही जो रेक्टम होता है, रेक्टम कई भाग का होता है, गुदा द्वार का होता है ब्रेन से, न्यूरॉन से क्या होता है संबंध में रहता है, सीधे बोलता है ब्रेन से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह हम लोग के शरीर में पाचन होता है ना। अब कई बार व्यक्ति को क्या होता है कि बवासीर भी हो जाता है। अब इसी भाग पर क्या हो जाता है बवासीर हो जाता है। आखिर क्यों होता है देखिए हम समझा देते हैं कि कोई बच्चा हो जाता है, ज़्यादातर का आज के काल में क्या कर रहा है कि चाउमीन का यूज़ कर रहा है, प्लास्टिक जैसे हम लोग खा रहे हैं। बोलता है कि जो मैदा आता है, जो मैदा होता है इनमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक जैसे उसको जब बेलते होंगे, जब लोहिया मारा जाता है, सना जाता है, तो क्या एकदम प्लास्टिक जैसा क्या होता है बढ़ जाता है। देखिए है ना, यही जो प्लास्टिक जैसे खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, अधिक मात्रा में जब खाते हैं तो ये जो हम लोग का जो गुदा द्वार होता है यहीं पे क्या होता है सट जाता है। आके अधिक मात्रा में जब सट जाता है तो क्या होता है इससे ब्लडिंग भी आ जाने लगता है। जब आप क्या करेंगे बाहर जाते हैं, जब मल को बाहर निकालते हैं तो ब्लडिंग भी आता है, यही ब्लडिंग भी आता है। और कोई यहाँ पे घाव बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बवासीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बवासीर ना। आप लोग समझ में होंगे कि बवासीर क्यों होता है ना। आगे समझिए कि बवासीर चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिस्ता हो गया, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ों का ग्रहण मत करिए जो जैसे मैदे से बना हुआ है रिलेटेड में ना। ठीक है, आयु आप लोग को समझ में आया हुआ कि पाचन किस तरह होता है मनुष्य में। और ऐसा ही क्लास देखना चाहते हैं तो देर किस बात की, अभी जुड़ सकते हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। आप बताइए कि आपने यहाँ तक समझाया और कैसे समझ में आपको आया है, उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है भाई, एसपी सर की तरफ से नमस्कार। जिंदगी उन्हें मुबारक हो जिन्हें अपने लक्ष्य तक जाना है। हमारा मंजिल तो आसमान है, हमें खुद से रास्ता बनाना है। मंजिल को इतना ऊंचा रखे, मंजिल को अपने इतना ऊंचा रखे तो वहां तक जाने में पूरे संघर्ष बीत जाए, पूरे जीवन बीत जाए, लेकिन आपकी संघर्ष क्या हो चालू हो। संघर्ष जब व्यक्ति के संघर्ष चालू रहेगा तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या पूरे जीवन तक तपस्या में लग जाए, तो वही एक दिन क्या होता है व्यक्ति सफल हो जाता है। कई लोग की माता पिता से क्या होता है उम्मीदें जुड़ी होती है कि हमारा बेटा गया है बाहर पढ़ने, एक दिन सफल होकर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे खुशियाँ बांट कर एकदम
अच्छी तरह से कहीं घूमने चलेंगे। माता पिता की सुविधा होगी कि कहीं अगर हमारा बेटा सफल हो जाए तो हम कहीं घूमने चलेंगे, कहीं मंदिरों में पूजा करवाएंगे, वहाँ पे जाएंगे घूमने, यहाँ पे जाएंगे घूमने। मतलब कि क्या होता है, उम्मीदें जुड़ी हुई आपसे है। अब मेहनत करें, जब तक आप सफल नहीं हो गए तब तक अपने माँ बाप की क्या कर रहे हैं, उम्मीदों को पानी फेर रहे हैं। सफल होने के लिए मेहनत करना क्या करें, चालू करें। तो ठीक है। और अपने अगर कभी भी आप अगर सोने जाते हैं तो एक बार माँ बाप की क्या याद कुछ पाइए कि आखिर माँ बाप हमें क्यों विदा किए हैं, अगर बाहर विदा किए हैं पढ़ने के लिए, आखिर क्यों विदा किए हैं। हमारा उम्मीद से क्या हुआ है, जुड़ा है, हमारे से उम्मीद जुड़ा हुआ है माँ बाप का, ऐसे में इसलिए मेहनत करना ना भूलें। ऐसा ही क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट कराना भूलें, ठीक है। भाई एसपी की तरफ से नमस्कार।